नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के विरोध में जेनजी ने संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जला दिया। सरकार के खिलाफ गुस्से के कई कारण हैं जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। नाराज युवा यूं ही नहीं सरकारी संपत्ति फूंक रहे, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी वजह है। सरकार ने अमेरिका की सोशल मीडिया को बैन किया, लेकिन टिकटॉक समेत कई चाइनीज ऐप अभी भी जारी हैं। चीन पर सरकारी कृपा ने भी आंदोलन की आग में घी का काम किया। चीन पर मेहरबानी की वजह भी युवा जानते हैं। 2022 के चुनाव में चीन पर नेपाल के चुनाव में हस्तक्षेप करने के आरोप भी लगे थे, जिससे युवा नाराज थे। इन्हें लगता था कि उनके वोटों की चोरी हुई है, इसलिए तब तो वो चुप रहे। लेकिन अब आंदोलन में चुनाव आयोग का दफ्तर भी निशाने पर आ गया। ये आम चर्चा रही है कि चीन की मदद से और चुनाव आयोग के साथ मिलकर नेपाल के अब तक पीएम रहे केपी शर्मा ओली ने वोटों की चोरी की और वो सत्ता पर काबिज हो गए, जिसका नतीजा है नेपाल में जेनजी प्रदर्शन। 2 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन नेपाल की तपिश ठंडी होने का नाम नहीं ले रही। स्कूल ड्रेस में जेनजी सड़क पर क्या उतरे, पूरा देश ही हिल गया। लेकिन ये सब यूं ही नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे भी एक सोची समझी साजिश है, जिसका मुख्य सूत्रधार चीन को माना जा रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि पीएम ओली ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटों की चोरी की है, जिससे नाराज होकर जेनजी प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग के दफ्तर को ही फूंक दिया। सबसे बड़ा सवाल है कि जब इतनी बड़ी तादाद में लोग अब तक रहे प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ हैं, तो भला ये चुनाव जीत कर सत्ता में कैसे आए? जिसका सीधा जवाब है वोट चोरी। सूत्रों की माने तो चीन के साथ मिलकर ओली ने वोटों की चोरी की और फिर पीएम की गद्दी तक पहुंच गए। हाल ही में हुई घटनाओं पर अगर ध्यान दें तो ये बिल्कुल साफ भी हो जाता है। नेपाल सरकार ने दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया, जबकि चाइनीज ऐप टिकटॉक जैसे का तैसा चल रहा है। जेनजी प्रदर्शनकारियों का मानना है कि ये चीन का प्रभाव है, जिसकी वजह से वहां की ऐप को बैन नहीं किया गया। ये सारे प्लेटफॉर्म बंद होने के बाद नेपाल में नौजवानों के स्मार्टफोन महज डब्बा बनकर रह गए हैं, जो उनकी जेब का वजन तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करेंगे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से अब उनका नेटवर्क टूट चुका है। ऐसे में नेपाली नौजवान खुद को बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। नेपाल में होने वाले चुनाव में चीन का सीधा दखल होता है और ऐसा माना जाता है कि सत्ता में वही आता है जिसके पास चीन का सपोर्ट होता है। नेपाल आर्थिक तौर पर काफी कमजोर देश माना जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चीन नेपाल का सपोर्ट करके क्या हासिल करना चाहता है? तो इसका सीधा और साफ जवाब है कि चीन नेपाल के जरिए भारत की सीमाओं तक रसाई चाहता है, ताकि वो भारत को घेर सके, जैसा कि उसने पाकिस्तान में भी किया। और ऐसा करने के लिए नेपाल में चीन की बनाई हुई पपेट सरकार जरूरी है, जिसके बारे में नेपाल के नौजवान समझ चुके हैं और उन्होंने अब चीन के सपोर्ट वाली सरकार उखाड़ फेंकने की ठान ली है। लेकिन नेपाल में चल रहे इस विद्रोह से चीन को गहरा धक्का लगा है, क्योंकि चीन के बहुत बड़े और अहम प्रोजेक्ट नेपाल में चल रहे हैं, जो कि विद्रोह के बाद से पूरी तरह बंद हैं। तो अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर कैसे चीन ने नेपाल में बेरोजगारी बढ़ाई और लोगों को लोन देकर अपना कर्जदार बनाया, और आखिर कैसे नेपाल में वोट चोरी के सहारे ओली सत्ता तक पहुंचे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। साल 2022 में जब नेपाल संसदीय और प्रांतीय विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा, तो चीन तुरंत एक्टिव हो गया। नेपाल की सत्ता में अपने समर्थकों को जिताने और सरकार में लाने के लिए उसने हर वो जतन किए जो उसके लिए जरूरी थे। उसने नेपाल के सभी कम्युनिस्ट पार्टियों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। चीन के प्रभाव का ही असर था कि जब भारतीय सीमा से सटे रूपंदेही, नवलपरासी और कपिलवस्तु में छोटे दलों को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के साथ गठबंधन कराया गया। चुनाव से ठीक पहले चीन के सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री ली हुन नेपाल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टियों के नेताओं से मुलाकात भी की, जिसमें उस वक्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के प्रमुख केपी शर्मा ओली, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर के प्रमुख पुष्प कमल दहल प्रचंड भी शामिल हुए। बाद में यही ओली प्रधानमंत्री बने, तो वहीं प्रचंड को मंत्री पद मिला। जबकि इलेक्शन से पहले पुष्प कमल दहल प्रचंड और माधव प्रसाद नेपाल ने केपी शर्मा ओली का साथ देने से इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में सब एक हुए और सरकार को अपने हाथों में ले लिया। चीन एक सोची समझी साजिश के तहत नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टियों को बढ़ावा देता रहा है, ताकि वो सभी चीन के इशारे पर काम करें। चीन को नेपाल का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार भी माना जाता है और ओली अपने कार्यकाल में कई बार चीन के दौरे पर गए।
बीते साल जब केपी ओली चौथी बार प्रधानमंत्री बने तो परंपरा को तोड़ते हुए उन्होंने भारत की बजाय पहला दौरा चीन का ही किया, ताकि चीन के प्रति वो अपनी वफादारी साबित कर सके। वहीं अगर हालिया घटनाक्रम पर नजर डालें तो चीन नेपाल में BRI के तहत रोड, रेल और पोर्ट प्रोजेक्ट चला रहा है, जिसके जरिए चीन भारत को घेरने की कोशिशों में है। जिस तरह ओली चीन के आगे नतमस्तक हुए, उससे प्रदर्शनकारी ओली की विदेश नीति की खोलकर आलोचना कर रहे हैं। जेनजी जनरेशन का मानना है कि ओली पूरी तरह से चीन के कदमों में जा चुके हैं और उन्होंने चीन के हाथों नेपाली नौजवानों के भविष्य का सौदा कर दिया है। चीन को अब डर है कि नेपाल में जो भी सत्ता में आएगा, अगर वो उसे सेट नहीं कर पाए तो यकीनन BRI प्रोजेक्ट को गहरा झटका लगेगा, और अगर नई सत्ता भारत के प्रभाव में हुई तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। भारत का पड़ोसी देश नेपाल पिछले 3 दिनों से आंदोलन की आग में झुलस रहा है। सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार और नेपो किड्स के खिलाफ सोमवार से शुरू हुआ जेनजी प्रदर्शन अब इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। आगजनी पर काबू पाने के लिए फिलहाल देश भर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नेपाल की हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमारा पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत जल्दी एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।